हमने कल जो देखा था थ्योरेटिकल पोर्शन, उसका एक थोड़ा सा अंश बहुत जल्दी में हम दोहरा रहे हैं। इसी पुस्तक से लिया है ये। वसूली खाते का जो प्रारूप बताया था आपको, प्रोफार्मा स्पेसिमेन ऑफ रिलेशन अकाउंट, ये एक बार देख लेते हैं ताकि आपकी याददाश्त दुरुस्त हो जाए। हम जितनी भी संपत्ति हैं उसमें से वास्तविक संपत्तियों को रोकड़ और बैंक छोड़कर सभी को यहाँ डेबिट में लिखते हैं। और किस मूल्य पर लिखते हैं? उनके पुस्त मूल्य पर। पुस्त मूल्य का मतलब जो मूल्य संपत्ति का चिट्ठे में दिया होता है, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू या पुस्त मूल्य। ऐसे ही सभी बाह्य दायित्वों को हम यहाँ लिखते हैं और वो भी पुस्त मूल्य पर ही लिखा जाता है जो चिट्ठे में दिया है। ये यहाँ एक साथ दिखा दिया है क्योंकि जगह की कमी थी। आप एक के बाद एक के बाद एक नीचे लिखेंगे, उसकी राशि सबके सामने बाहर लिखते जाएंगे रुपए में। फिर नेक्स्ट में जो संपत्ति हमारी बिकती है वो नगद यदि बिकती है तो कैश लेखे से, कैश अकाउंट से लिखेंगे। और साझेदार खरीदता है तो साझेदार के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट जो भी हो। यदि करंट अकाउंट बना रहे हैं तो फिर करंट अकाउंट भी होगा, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही दायित्व को भी चुकाते हैं तो दो बातें आती हैं। दायित्व जो है नगद यदि भुगतान किया है तो कैश अकाउंट, और यदि उसको किसी साझेदार ने ले लिया है कि मैं चुका दूंगा तो ऐसी स्थिति में साझेदार का पूंजी या करंट लेखा डेबिट में लिखेंगे। तो ये दो बातें यहां उतारी, इससे क्या मिला, इसको क्या चुकाया, ये हो गया। देन एक बात रहती है कि आपका कितना समापन व्यय हुआ है। तो जो भी समापन व्यय हो यदि वो नगद है तो किसके नाम से आ जाएगा, और यदि साझेदार ने लिया है तो साझेदार के पूंजी लेखे के नाम से आ जाएगा। ऐसे ही यदि साझेदार ने कोई आहरण वगैरह किया है, उस पर ब्याज भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो भी यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है। अब इनका टोटल लगाएंगे, जिधर भी अंतर हो उधर लाभ या हानि निकाल देंगे। यदि इधर अंतर आता है तो लाभ हो गया, इधर अंतर आया तो हानि। लाभ हो या हानि, उसको साझेदारों के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि बंटन अनुपात में बांटकर उनके पूंजी या चालू लेखे के नाम से, कैपिटल आर करंट अकाउंट के नाम से हम लिख देते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ एक वसूली खाते का प्रारूप मैंने आपको बताया है। बाकी के लेखे सवाल के साथ भी बता देंगे। सबसे ज्यादा बड़ा यही होता है। इसको यदि सही तरीके से बना लिया तो आधा सवाल आपका हल हो गया, फिर ज्यादा मुश्किल नहीं होती, इसी में गड़बड़ होती है। चलिए एक प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ एक थोड़ी सी मजबूरी यह है कि जो प्रश्न देख रहे हैं ये बार बार मैं स्क्रीन पर इतना बड़ा प्रश्न नहीं दिखा सकता आपको हल करते समय, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें एक बार। ये अनिल, विमल और दिनेश साझेदारी में है। 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 31 दिसंबर 2000 को उनका चिट्ठा ये था। क्रेडिटर्स दिए हैं, देय बिल दिए हैं, विमल का ऋण है, संचित कोष है, संदिग्धता संचय, संचित कोष और संदिग्ध, संदिग्ध संचय यानी कोई संदिग्ध आपका व्यय होगा या संदिग्ध कोई दायित्व होगा, उसके लिए संचय बनाया है। इसके बारे में यदि प्रश्न में कुछ कहा जाएगा तो फिर वहां उसका लेखापन करेंगे। संचय कोष जो है ये आपके अविभाजित लाभ होते हैं। विमल का ऋण साझेदार का ऋण, देय बिल लेनदार आपके बाह्य दायित्व है। पूंजी दी है, चालू खाते के बैलेंस भी दिए हैं। देखो अमित और विमल के चालू खाते का बैलेंस तो इधर दिया है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, और दिनेश का चालू खाता यहाँ दिया है, मतलब उसका डेबिट बैलेंस है। बाकी संपत्ति में देखिए रोकड़, देनदार, रहतिया, फर्नीचर, मशीनरी और ख्याति। यहाँ दिनेश के चालू खाते को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संपत्तियां हैं, लेकिन रोकड़ को छोड़कर सब लिखते हैं, इसलिए वसूली खाते में ये सभी संपत्तियां इसी मूल्य पर चल जाएगी दिनेश का चालू खाता जोड़ के। मतलब रहतिया, फर्नीचर, मशीनरी और ख्याति, ये चारों चीजें इसी मूल्य पर आपको डेबिट में लिखना है वसूली खाते के, और लेनदार और देय बिल एक रेट में लिखना है। अब संदिग्धता संचय के बारे में यदि कुछ नीचे दिया है तो फिर उसको भी लिखेंगे हम। देखते हैं। अरे यार सॉरी। हाँ, अब यहां देखें, चिट्ठे में विघटन का निर्णय लिया गया। अनिल लेनदारों का भुगतान करने को सहमत हो गया। चलिए, विमल ने रहतिया इतने में ले लिया, दिनेश ने ख्याति को इतने में लिया। देय बिलों तथा विमल के ऋण का भुगतान कर दिया गया। मतलब कर दिया गया का मतलब ये कैश पेमेंट हुआ है, नगद भुगतान किया है। एक संदिग्ध दायित्व, एक संदिग्धता के लिए संचय था ना, यहाँ का लिख रहा है एक संदिग्ध दायित्व जिसके लिए 1500 रुपए का प्रावधान किया गया था,
और उसके लिए 3500 रुपए देने पड़े। इसका मतलब संदिग्धता संचय को भी हमको वसूली खाते के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, और जब भुगतान की बारी आएगी तो 3500 रुपए भुगतान में हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, समापन व्यय के 1500 रुपए हुए, वसूली खाते बने। चलिए, तो पहले हमने ये देख लिया कि कौन सी चीज कहाँ आएगी। अब ये जो बात है सवाल में, इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। जो इसमें खास बात यह है कि जो ये संपत्ति और दायित्व लिखेंगे, उनसे जो ये वसूली होगी और भुगतान करेंगे, इनको यदि आप अलग से कुछ एक छोटी सी सारणी टाइप बना लें और उसमें यदि आप इसको अलग अलग लिख लें, तो आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ये मैं आपको इसी में करके बताऊंगा अभी। तो ये अंग्रेजी में देख लीजिए आप, जो इंग्लिश वाले हैं, थोड़ी सी दिक्कत है उन लोग के लिए। सवाल प्रश्न को चूंकि फिर अंग्रेजी में हल किया है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ देखिए, सवाल यहाँ उतरा हुआ है। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने कोशिश की है कि सवाल के साथ कुछ चीजें मैं आपको बता सकूं। अब यहाँ जो जो चीजें आएंगी, ये वसूली खाते के डेबिट साइड में जो आएगा, इसको हम देखें क्या क्या चीज आएगी। देखिए, जस्ट अपोजिट जाएगा, जब भी चिट्ठे से कोई भी चीज जाएगी अपोजिट साइड जाएगी। तो डेबिट में क्या जाएगी? संपत्ति जाएगी। संपत्ति क्या जाएगी? रोकड़ छोड़कर बाकी 1 2 3 4 और ये 5 संपत्ति जाएगी। चलिए देखें क्या क्या जा रहा है। डेटर्स हैं, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है और गुडविल है। देखिए उसी मूल्य पर गई है। देखिए देनदार यहाँ 19,000 था, 19,000 लिखा है, 44,000, 44,000, 2,000, 2,000, 7,000, 7,000, ये 15,000, 15,000। ये एज इट इज हमको वसूली खाते के डेबिट साइड में लिखना है। ऐसे ही वसूली खाते के क्रेडिट साइड में क्या जाएगा? तो ये 2 दायित्व हैं और एक संचित कोष। हमने 3 चीज देखी थी, संदिग्धता संचय, संचित कोष नहीं, सॉरी, संदिग्धता संचय, है ना। तो ये 3 चीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और ये कंटिजेंसीज रिजर्व। देखिए जो मूल्य यहाँ लिखा था वही मूल्य हमने यहाँ लिखा है, 19,500, 750, 1,500। ये मैं अभी रफ में निकाल रहा हूँ आपके लिए। जब बाद में लेखे बनाएंगे तो यही चीज, ये ऐसी एज इट इज उठा के उसको वहां रख देंगे। अब इनसे वसूली और भुगतान खास बात है, वो देखें हम। वसूली भुगतान के लिए देखिए, इस टाइप से आप एक सारणी टाइप बना लेंगे। कैसी सारणी बना लें कि एसेट्स कौन सी हैं, नगद मिला तो नगद में लिखे, किसी साझेदार ने लिया तो साझेदार के नाम के आगे लिख दे, जिस मूल्य पर लिया गया है, जिस मूल्य पर बिका उसमें लिखेंगे। अब आपके सामने एसेट्स कितनी है? एसेट्स आपकी जो ये सामने दिख रही है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी और गुडविल है। देखें एक एक चीज क्या बोल रहा है। स्टॉक के लिए क्या बोला गया है प्रश्न में कि ये विमल ने 38,200 रुपए में ले लिया। ये लिखा हुआ 38,200 में ले लिया, तो हमने विमल के नाम पे 38,200 लिख दिया। अब इससे कोई मतलब नहीं कि ये स्टॉक कितने का था, कितने का नहीं था। इस मूल्य से अब कोई मतलब नहीं। अब जो मूल्य यहाँ लिखा जाएगा उससे हम ये सारणी बनाएंगे। मैं समझता हूँ ये बात क्लियर होगी आपको। दूसरी चीज देखें, गुडविल, गुडविल का बोला है। गुडविल, गुडविल किसने लिया है? दिनेश ने गुडविल 25,000 रुपए में ले लिया। तो गुडविल यहाँ भले 15,000 थी, लेकिन उसने 25,000 में लिया है, तो हम यहाँ 25,000 लिखेंगे। ये यहाँ जो लिखना था लिख दिया। अब ये जो सारणी बनेगी वो संपत्ति तो यही रहेंगी, लेकिन किस मूल्य से? जो यहाँ पर दिया हो। फर्नीचर, फर्नीचर को बोला है कि नगद में भुगतान प्राप्त हो गया, 2,000 में बेच दिया हमने फर्नीचर। मशीनरी जो है ये भी, जिसके बारे में नहीं भी कहा गया है, जैसे यहाँ प्रश्न में देखें किसके बारे में कहा और किसके बारे में नहीं कहा गया है। यहाँ यदि हम ध्यान से देखते हैं तो रेहतिया ले लिया, दिनेश ने ख्याति ले ली, जय बिल और विमल के ऋण का भुगतान कर दिया गया। बाकी संपत्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। तो जिनके बारे में कुछ नहीं कहा गया वो सब नगद में, और नगद में जब होगी, जब कहा नहीं गया है, तो किस मूल्य पर होगी? जिस मूल्य पर यहाँ दी है। ठीक है, तो इसके बाद क्या रहेगा? डेटर्स रहेगा, तो डेटर्स भी आ जाएगा, वही मूल्य पर आ जाएगा। देखिए बात समझ में आई आपको? जब प्रश्न में कहे कि इस मूल्य पर लिया गया है, तो वो उस मूल्य को चढ़ाएंगे। नगद में भी बेचने का बोल देते कि ये फर्नीचर 2,000 में बेचा, 1,500 में बेचा, 1,800 में बेचा, जो मूल्य बेचते वो लिखते हैं। लेकिन यहाँ देखो बाकी संपत्ति के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। अब जो वास्तविक संपत्तियां होती है उसके बारे में कुछ नहीं बोले, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि संपत्ति को फेंक दी। तो उन संपत्ति का कौन सा मूल्य लिखेंगे? फिर हम उनका पुस्त मूल्य लिखेंगे। और कहाँ लिखेंगे?
रोकड़ से कि ये नगद में हमने बेच दी होगी, ये बात हम मानते हुए। बात समझ में आई आपको? अब इनका टोटल लगा लेंगे, ये टोटल आ गया 28,000 रुपए। मतलब अब आपके सामने क्या स्थिति है? अब आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसके डेबिट साइड आपने लिखा वसूली खाते के, ये क्रेडिट साइड लिखा। अब ये डेबिट से जब वसूली होती है तो क्रेडिट साइड जाती है, तो क्रेडिट साइड तीन चीजें जाएंगी। क्या क्या चीज जाएंगी? ये कैश अकाउंट तो जाएगा 28,000 रुपए से। विमल का अब चल लेखा जाएगा, क्योंकि चल लेखा है इसमें, करंट अकाउंट है, तो इसका करंट अकाउंट जाएगा 38,200 से, और दिनेश का करंट अकाउंट जाएगा 25,000 से। तो ये तीन एंट्री कहा जाएगी क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट। ठीक है। अब ऐसे ही दायित्व का देख लें। मेरे, हाँ, तुम्हारे लेट आने से बड़ी परेशानी हो जाती है बच्चों। हम्म, अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, देय बिल और विमल के ऋण का भुगतान कर दिया गया। दो बातें कही इनने। अनिल लेनदारों का भुगतान करने को सहमत हो गया। कितने में हुआ ये कुछ नहीं बात है, इसका मतलब पुस्त मूल्य पर ही हुआ होगा। चलिए, तो ये क्रेडिटर्स का 19,500 पुस्त मूल्य था, कि पुस्त मूल्य पर ही हमने ये कर दिया। हाँ, देय बिल, विमल के ऋण तो ऋण खाते में जाएंगे। अब देय बिल का नगद भुगतान किया गया है, तो बिल पेबल कैश में हो गया, जितना था उतना ही होगा, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है, 750 रुपए। अब तीसरी बात वो संदिग्धता वाला है कि वो दायित्व जो है कितने का हो गया, 3500 का हो गया। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी जो है वो कितनी चुकाई आपने नगद, 3500 चुकाई। यहाँ भले ही आपने 1500 लिखी थी, लेकिन कितनी चुकाई, 3500। तो यहाँ 3500 लिख दिया। यहाँ भी टोटल लगा लेंगे। दायित्व की बात तीन ही थी, तीनों निपट गई। तो ये यहाँ टोटल आ जाएगा 35 और 7 4250 आ जाएगा, और ये 19,500। तो ये कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। कैश अकाउंट से जाएगा इतना, और अनिल के चल लेखे से जाएगा इतना। तो ये एक हमने ढांचा जमा लिया पहले सवाल का। ठीक, अब सवाल हल करेंगे, देखते हैं। देखिए, अब ये वसूली खाता है, ये जो हमने वहां से लाए थे वो भी चीजें यहाँ रख लिए हमने। ये डेबिट साइड जो निकाला था, जो साइड निकाला था हमने, क्या क्या चीज लिखेंगे वो यहाँ लिख दिए। अब देखो इसको लिखते चल जाएं। पहले लेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और गुडविल कितने कितने की थी, और ये गुडविल 15,000 की। तो जो मूल्य पर था हमने यहाँ डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता है ना, रियलाइजेशन अकाउंट जो है इसके डेबिट में लिख दिया। क्रेडिट में क्या चीज लिखेंगे, ये तीन चीज लिखेंगे, ये तीन चीज लिख दी। अब देखो वसूली वाला जो बनाया था हमने, उसको वापस इधर ले आए हैं। ये क्या था, विमल ने लिया था 38,200 में, तो ये आ गया विमल्स करंट अकाउंट। ये दिनेश ने लिया है तो दिनेश करंट अकाउंट, और ये नगद था तो कैश अकाउंट। कितना टोटल आपने लगाया था, 28,000, फिर 28,000 रुपए कैश अकाउंट। ये तीन चीजें क्या आ गई, ये संपत्ति को जो बेचा है उनसे यह मिला है हमको। जो नगद मिला, जो सॉरी विमल ने लिया वो विमल के लेखे से, दिनेश ने लिया दिनेश के लेखे से, और जो नगद मिला है वो कैश अकाउंट से। क्लियर? चलिए, अब दूसरा जो बनाया था हमने दायित्व का इधर आ जाएगा। दायित्व इधर लिखें तो उसकी वसूली इधर आ जाएगी, मतलब भुगतान इसे इधर आ जाएगा। सबसे पहले अनिल भाई हैं, अनिल का करंट अकाउंट कितने से, 19,500 से। नगद कितना है, टोटल 4250 है। तो ये कैश अकाउंट कितना आ गया, 4250। तो ये चार बातें हमारी कंप्लीट हो गई। क्या क्या हो गया, संपत्ति हमने लिख ली, दायित्व लिख लिए। संपत्तियों से जो मिला, नगद मिला कैश अकाउंट से, साझेदार ने लिया साझेदार के करंट अकाउंट से। दायित्व का जो भुगतान किया, नगद भुगतान किया तो कैश अकाउंट से, और साझेदार ने लिया तो उसके करंट अकाउंट से। अब एक बचती है समापन व्यय। इस प्रश्न में समापन व्यय भी दिए थे। समापन व्यय जो है कैश अकाउंट से ही आएंगे। ये कैश अकाउंट समापन व्यय कितने थे, 1500 रुपए थे, फिर 1500 रुपए समापन व्यय आ गए। ठीक है। अब जो है दोनों तरफ का टोटल लगाया गया, और अंतर की राशि जो है यहाँ लिखी गई। तो जब ये करने के बाद पांच चीजें हो गई हमारी पूरी, तो हम देखें किधर का ज्यादा है, इधर का ज्यादा था तो ये टोटल लगा दिया, टोटल इस साइड आ गया। अब ये टोटल से जब निकाला तो डिफरेंस है 750, मतलब वसूली का लाभ हुआ है ये 750। और ये इसको क्या करेंगे, साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। लाभ हानि अनुपात जो प्रश्न में दिया था उस अनुपात में 750 रुपए हम बांट देंगे। ठीक है। अब इसके बाद
विमल का ऋण खाता बना लें, उसका ऋण दिया हुआ था 3500 रुपए, तो ऋण खाते में बाई बैलेंस हम लिख देंगे यहाँ 3500 रुपए, जो भी बैलेंस दिया हो। मैंने आपको बताया था कि चिट्ठे से जो भी लेखे में आप फिगर उतारोगे, जस्ट अपोजिट उतारोगे। तो ये चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दिया था विमल का ऋण, विमल का ऋण जो है 3500 रुपए दिया था, तो ये 3500 रुपए हमने उतार दिया। अब यहाँ कैश अकाउंट से इसका भुगतान कर देते हैं। 3500 टोटल लगाया तो कैश अकाउंट 3500 हो गया विमल्स लोन अकाउंट। चलिए, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। चलिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले करंट अकाउंट का बैलेंस उतार लें। तो दो लोगों का तो हमने देखा था, दायित्व पक्ष में था और एक बंदे का संपत्ति पक्ष में था। तो जो संपत्ति पक्ष में था वो डेबिट में जाएगा, जो दायित्व पक्ष में था वो क्रेडिट में जाएगा। तो ये देखिए, दिनेश का 3,550 रुपए संपत्ति पक्ष में दिया हुआ था, और अनिल और विमल का दायित्व पक्ष में दिया हुआ था। कितना दिया था? 3500 इसका है और इसका 4500। तो पहले हमने सबसे पहले क्या करना है, बैलेंसेस को उतार देना है। अब बैलेंस उतारने के बाद दूसरी बात होती है अविभाजित लाभ और अविभाजित हानि बांट देंगे। अविभाजित हानि तो कुछ भी नहीं थी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, लेकिन अविभाजित लाभ था, संचय कोष था। तो ये संचय कोष या रिजर्व फंड को हम किस अनुपात में बांट देंगे? वही लाभ हानि बंटन अनुपात जो दिया है उसमें बांट देंगे। ठीक है। इसके बाद वसूली खाते से हमको क्रॉस एंट्री करना है। अब वसूली खाते की एक कॉपी हम यहाँ पे इसलिए रखते हैं ताकि क्रॉस एंट्री आप समझ सकें। अब देखिए, ये वसूली खाते को शॉर्ट में यहाँ लिख लिया है हमने, उतार लिया है। यहाँ जहां जहां पार्टनर्स के नाम नाम आए हैं वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आ जाएगा। ये देखिए, विमल्स करंट अकाउंट आया है यहाँ 38,200 रुपए, और दिनेश करंट अकाउंट आया है शायद 25,000, है ना। ये दोनों कहाँ चल जाएंगे? इसके जस्ट अपोजिट यानी डेबिट में। किस नाम से जाएंगे? वसूली खाते के नाम से। चलिए देखते हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट काय में जाएगा भाई? किसने लिया है? विमल ने लिया और दिनेश ने लिया। तो विमल में आया, ये यहां से उतर के विमल में आएगा 38,200 रुपए। ऐसे ही दिनेश ने लिया है तो दिनेश के खाते में आएगा 25,000 रुपए। ये क्रॉस एंट्री कहलाती है। इस एंट्री की जस्ट अपोजिट एंट्री हमने इनके खाते में की। किस नाम से की? जिस खाते से आया है, वसूली खाते से आया है तो वसूली खाते के नाम से हो। चलिए, ये भी हो गया। अब इधर से जो भी आया है देखें, इधर जहां आया है ये अनिल पहले आया है, तो अनिल के खाते में किधर जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। अनिल के खाते में कितना जाएगा? 19,500 जाएगा। ठीक है। अब ये तीनों, ये क्या है? वसूली का लाभ है। ये भी वसूली खाते के नाम से जाएंगे, क्योंकि यह डेबिट में आया वसूली खाते के, इसके क्रेडिट में जाएंगे। तो ये आया वसूली खाते के नाम से। एक एक का हम उतार देंगे। 350, 233 और 117। ठीक है। तो ये वसूली खाते से हमने क्रॉस एंट्री कर ली। अब इसके बाद हमको क्या करना है? सब चीज हो गई है, तो इनके शेष जितने भी हैं, इन शेष को कहाँ ले जाएंगे? इनके कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे? एक एक का टोटल लगाएंगे। अभी अनिल इधर कुछ भी नहीं था तो टोटल इधर का लगेगा, ये टोटल यहाँ लिखा आएगा। और जितनी भी राशि है ये पूरी पूरी, यदि कुछ होता तो घटा के लिख देते, और वो कहाँ चल जाएगी? अनिल के कैपिटल अकाउंट में। तो ये यहाँ जगह नहीं थी, आप पूरा लिख सकते हैं अनिल्स कैपिटल अकाउंट, या कैपिटल अकाउंट भी लिख देंगे तो चलेगा। ये पूरी पूरी यही राशि हो जाएगी यहाँ 25,750। अब यहाँ देखें, ये 4 और 1 5, 5-6 हजार के आसपास हो रहा है, जबकि 38,200, मतलब टोटल इधर का ज्यादा होगा। प्रत्येक का अलग अलग टोटल लगाना है आपको। चलिए, ये 38,200 टोटल लगा।
ये 38,200, 200 यहाँ पर आया। अंतर की राशि कहाँ चल जाएगी? विमल के कैपिटल अकाउंट में। तो ये कैपिटल अकाउंट लिख के सीधा सीधा लिख दिया हमने, बाकी नहीं तो जगह यदि होती तो ये कैपिटल विमल्स कैपिटल अकाउंट करके एक एंट्री करते हैं हम यहाँ। और जब इसका भी दर आता तो उसके लिए नीचे दिनेश कैपिटल अकाउंट, दिनेश कैपिटल अकाउंट करके नीचे एंट्री करते हैं। यहाँ सीधी सीधी एंट्री कर दी। यहाँ भी देखो टोटल इसका ज्यादा है, तो 2503 28,550, ये 28,550 हमने यहाँ लगाया। अंतर की राशि चल जाएगी इनके कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ बात आपको समझ में आई होगी कि हमने सबसे पहले वसूली खाता बनाया। वसूली खाता बनाने के बाद वसूली की जो भी लाभानी बांटना है बांट दी। इसके बाद हमने बनाया विमल का लोन अकाउंट। लोन अकाउंट को सीधा सीधा कैश अकाउंट लिख के बंद कर दिया, कैश या बैंक भी लिख सकते हैं आप। फिर बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ वसूली खाते से हमने क्या क्या की, इसमें पहले आपने बैलेंस उतारा। बैलेंस लिखने के बाद फिर क्या करते हैं? अविभाजित लाभ और अविभाजित हानि जो चिट्ठे में दिए हों उनको लाभानी बंटन अनुपात में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटना है। जो लाभ दिए हैं जो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में है उनको क्रेडिट में लिखेंगे, और जो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में है, कोई चीज दी होती, लाभानी लेखा या विज्ञापन व्यय वगैरह दिया होता, तो उसको हम यहाँ डेबिट में लिखते हैं। यहाँ दिया नहीं था इसलिए इस प्रश्न में उतारा नहीं। इसके बाद वसूली खाते में जहां जहां साझेदार का पूंजी लेखा आया है, साझेदार के पूंजी लेखे में, करंट लेखे में, करंट अकाउंट में, इसके अपोजिट साइड वसूली खाते से उतनी उतनी राशि, ये याद से आपको एक एक चीज लिखना है। और फिर क्या करना है? एक एक का अलग अलग टोटल लगाना है और बैलेंस वो कहाँ ट्रांसफर कर देना है? इनके कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप? इनका जो बैलेंस है, जो प्रश्न में दिया है, ये प्रश्न में दिया था दायित्व पक्ष में, इनका बैलेंस दिया था कैपिटल का, ये हमने सीधे सीधे से क्रेडिट में उतार दिया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ करंट अकाउंट का जो आपका जो आपने आखिरी में पूंजी लेखा लिख के बंद किया है उसकी अपोजिट एंट्री यहाँ पर करना है। ये करंट अकाउंट जो है विमल और दिनेश का जो है, तो वहां क्रेडिट में आया था तो इधर डेबिट में आ गया। एक बंदे का डेबिट में आया था, पहले बंदे का अनिल का, तो ये करंट अकाउंट के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। बस इसके बाद इसी में वही करना है, टोटल लगाकर कैश से बंद करना है। अब देखिए इसका टोटल यहाँ ज्यादा आ रहा है, ये टोटल लगाया, ये टोटल लगाया कैश अकाउंट से। इसका टोटल इधर ज्यादा आ रहा है, तो ये लगाया, ये कैश अकाउंट से। इसका टोटल भी इधर का ज्यादा आ रहा है, ये लगाया हमने, ये लगाया, और ये कैश अकाउंट से। इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। इसका मतलब है कि 55,750 रुपए का भुगतान दिनेश अनिल को किया गया, जबकि विमल और दिनेश से हमने जो है, विमल से 16,867 रुपए और दिनेश से 17,633 रुपए नगद बुलाए हैं। उन्होंने नगद भुगतान फर्म को किया है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है। अब इसके बाद कैश अकाउंट बना लेंगे हम। कैश अकाउंट समझ लेते हैं। कैश अकाउंट में अब जहां जहां कैश आया है उसकी क्रॉस एंट्री होना है, मतलब सबसे पहले जो भी कैश या बैंक बैलेंस आपके चिट्ठे में दिया है उसको यहाँ बैलेंस के रूप में आप लिख देंगे। यहाँ 2500 रुपए दिया है। अब जहां जहां कैश आया है, देखिए वसूली खाते में कहाँ कैश आया है? ये आया है कैश 28,000 रुपए, क्रेडिट हुआ है तो यहाँ डेबिट में जाएगा वसूली खाता 28,000 रुपए। ऐसे ही कैश कहाँ आया? और ये आया है, ये क्रेडिट हुआ है तो ये डेबिट हो जाएगा वसूली खाते के नाम से। फिर ये कैश आया है, ये क्रेडिट हुआ है तो यहाँ ये डेबिट हो जाएगा। फिर यहाँ कैश आया है, हाँ चलो विमल लोन अकाउंट में जो कैश आया पहले वो लिख लेते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पहले लिखो क्या बाद में। ये विमल के लोन अकाउंट में था तो ये विमल के लोन अकाउंट से आ जाएगा कैश। चलिए अब आ जाते हैं पूंजी लेखे पे। पूंजी लेखे में ये कैश आया है, ये कैश चल जाएगा अनिल के कैपिटल अकाउंट से। सब क्रॉस एंट्री करना है। ये केस दोनों के जो आए हैं दोनों के आ जाएंगे हैं अलग अलग। विमल के कैपिटल अकाउंट से इतना और दिनेश के कैपिटल अकाउंट से इतना। अब देखिए हमने सब एंट्री कर ली। क्या क्या किया हमने? पहले रोकड़ का बैलेंस उतारा डेबिट में, फिर वसूली खाते में जहां जहां रोकड़ लिखा आया था उसके अपोजिट पक्ष में हमने इसको वसूली खाते के नाम से लिखा। जहां जहां और भी दूसरे लेखे में जहां जहां कैश अकाउंट आया, यदि करंट अकाउंट में कैश अकाउंट कुछ आता तो वो भी लिखा जाता। करंट अकाउंट में जनरली कुछ ऐसा होता नहीं है ना। लोन अकाउंट में आया वो उतार लिया, पूंजी लेखे में आया वो हमने उतार लिया। और इस प्रकार अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे। ये टोटल दोनों तरफ के सदा बराबर आने चाहिए। तो ये टोटल दोनों तरफ के बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा प्रश्न सही है। तो ये था आपका वसूली खाता। अब आज हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं। लोग अनम्यूट अनम्यूट ना करें, जो बोलने टाइम वो करें, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी बेटा। देखो अभी अब आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज शनिवार है आज। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? यदि कोई पूछना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। चलिए अब अलाउ कर दिया आपको, अब अनम्यूट करिए आप। हेलो। हाँ बोलिए सम्यक जी। यस सर, दिस इज सम्यक गोयल। हाँ सर बोलिए। उतना कुछ पूछना नहीं, बस मुझे एक चीज बता, थोड़ा अपन इंग्लिश में जाएंगे तो इट्स ओके, क्योंकि हिंदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। बेटा मैंने लिखा तो सब इंग्लिश में ही है। मेरे पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं नहीं। वो सुनो तो हाँ। वो सब हिंदी मीडियम के हैं। यस सर। तो लिखा तो पूरा यही है। और हाँ। हिंदी हम चूंकि बातचीत की भाषा तो हमारी हिंदी है, तो हिंदी तो हाँ समझ में सर। आना चाहिए कि इसको क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। यही वाली बात कर रहे हैं हम। बाकी हाँ, यहाँ जितने भी वो मुझे है। स्क्रीन शेयरिंग दिख नहीं रही है आपकी। द स्क्रीन शेयरिंग प्रॉब्लम नहीं इज दिख मुझे रही आपकी क्यों? स्क्रीन शेयरिंग दिख नहीं। यप। अरे ये नहीं दिख रहा है? और किसको नहीं दिख रहा है भाई? आप वो स्क्रीन शेयरिंग उसको फुल स्क्रीन पे कर लीजिए ना। आपने उसको छोटे उस पे कर रखा है फुल। क्या? नोप सर, फुल स्क्रीन में है। इट्स ऑल ब्लैक। इट्स ऑल ब्लैक। किसी को नहीं दिख रही है क्या? हेलो। सर दिख रही है। देखो बेटा आई थिंक आई एम ओनली द। कोई तुम्हारे उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। देखो बेटा ऐसा नहीं। अच्छा एक काम कर लेना, इसका भी वीडियो जो यस है सर। ना उसका भी अपलोड कर देंगे हाँ, वीडियो। एक 10-15 मिनट बाद इसका वीडियो जो है यूट्यूब पे। वो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। वहां देख लेना पूरा वीडियो। ओके सर। ठीक है, वो देख लेना। ओके सर। चलिए और किसी को प्रॉब्लम है तो पूछे बेटा। अच्छा कल तो संडे है, परसों से हम जो है सवाल हल करेंगे। और सवाल हल करेंगे तो ये स्क्रीन वाला लफड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि एक एक सवाल की पावर पॉइंट बनाना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। तो ज्यादा बेहतर है कि मैं अपने कैमरे को यहाँ स्टैंड पे लगाकर खुद कागज पर सवाल हल करूँ, जो आपको दिखेगा जैसा पहले हम करते थे। तो वही तरीका अपनाएंगे। तो इसमें आप मुझे कृपा करके ये भी बताएं, मेरा ईमेल आईडी भी है, कि कोई चैप्टर आप यदि समझना चाहते हैं तो वो बताएं। जो कॉलेज गर्ल्स कॉलेज का जो ग्रुप है वो अपने ग्रुप में डालें कि सर ये वाला चैप्टर बता दीजिए। इस ये जो पर्टिकुलर चैप्टर चल रहा है इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसको भी हम देख लेंगे। इसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कुछ इस टाइप के सवाल भी आते हैं जिसमें कहा जाता है कि 50% डेटर्स जो हैं उनको किसी साझेदार ने पर्टिकुलर इतने अमाउंट में ले लिया और शेष डेटर से इतना पैसा प्राप्त हुआ।
तो वहां बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। क्या? तो उसको कैसे हल करना है, उसमें जो खास खास बातें जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स में निकाली थी, ऐसी हम कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन में इसकी खास खास बातें निकाल के आपको बताएं, या आपको दिक्कत जा रही है तो आप मुझसे पूछें कि पर्टिकुलर ये चीज दी है, इसको कैसा करेंगे। तो ये मुझे आप लिख के भेजें, मुझसे पूछें। ठीक है, चलिए, तो आज की सभा हम समझते हैं कि अब समाप्त तो करना चाहिए। यूट्यूब में देखना है आपको तो ये यूट्यूब का आपका चैनल है, आप उसको देख लीजिएगा। जो लेट ज्वाइन किए हैं वो भी देख लिया करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये छोटा सा प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं आपके काम आ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन का आप अच्छा इस्तेमाल करें, घर पर रहें, कसरत करें, पानी पिएं खूब, घर से बाहर ना निकलें, स्वस्थ रहें। ज्यादा बेहतर है कि पढ़ें, और जब पढ़ने का मन नहीं है तो कुछ अच्छे काम करें, जो क्रिएटिव काम आप कर सकते हैं। आपको यदि कुछ जोड़ तोड़ का शौक है तो घर में बनाइए, क्राफ्ट बनाइए, पेंटिंग कीजिए, बढ़िया सा कुछ लिखिए। वो एक अच्छे काम में यदि आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो मान लीजिए कि आप सकारात्मक भी रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू सर।